नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस लेख में हम वाच्य और वाच्य के भेदों को उदाहरण सहित जानेंगे। वाच्य का वाक्य और क्रिया में अपना एक महत्व होता है। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद हैं, वाच्य परिवर्तन अर्थात कृत्यवाच्य को कर्मवाच्य में किस तरह बदला जाता है और कर्मवाच्य को भाववाच्य में किस तरह बदला जाता है। तो ये सभी चीज़ें हम इस वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत पढ़ेंगे। इन प्रश्नों को उदाहरण सहित सरल भाषा में विस्तार पूर्वक हम इसमें सीखेंगे। देखिए, वह सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वाच्य की परिभाषा क्या है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म तथा भाव में से कौन प्रमुख है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे अब कोई वाक्य लिखा रहेगा, उस वाक्य में हम देखेंगे उस वाक्य में किसकी प्रधानता आपको नज़र आ रही है। कर्ता की प्रधानता नज़र आ रही है, कर्म की प्रधानता नज़र आ रही है, या फिर भाव की प्रधानता नज़र आ रही है। उसके आधार पर हम यहाँ पर वाच्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, दूसरे शब्दों में आसान भाषा में अगर हम बात करें तो वाच्य क्रिया का वह रूप हो जिसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। क्रिया के लिंग एवं वचन उसी के अनुरूप होते हैं। जो क्रिया है, अगर देखिए वाक्य में हम बात करें कर्ता की प्रधानता है तो क्रिया के लिंग वचन उसी के अनुरूप होंगे, कर्ता के अनुरूप होंगे। अगर कर्म की प्रधानता रहेगी तो क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार कार्य करेंगे। इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया के लिंग वचन या तो कर्ता के अनुसार होंगे अथवा कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार होंगे। ठीक, अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे वाच्य क्या करता है, वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिसमें यह ज्ञात होता है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रियाकर्ता का साथ है, कर्म के साथ है, अथवा उन दोनों में किसी के साथ न होकर केवल क्रिया के कार्य व्यापार भाव के साथ प्रधानता होती है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हम रूपांतरण करते हैं उसमें हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि वाक्य में जो क्रिया है वो क्रिया किसके साथ है, कर्ता के साथ है या फिर कर्म के साथ है, अथवा इन दोनों में से किसी के भी साथ ना होकर केवल क्रिया के कार्य व्यापार या भाव की प्रधानता का बोध कराता है। जैसे हम आज देखिए आपको एक उदाहरण दिखाते हैं। आप एक उदाहरण देखिए, राधा पत्र लिखती है। ये उदाहरण आपको दिख रहा है यहाँ पर, राधा पत्र लिखती है। फिर अगले उदाहरण में अगला उदाहरण है राधा द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो दो उदाहरण और देखा हमने, और तीसरे में हमने देख रहे हैं तुमसे लिखा नहीं जाता। ठीक, हमने इन उदाहरणों को देखा, तुमसे लिखा नहीं जाता। प्रथम वाक्य में लिखना क्रिया का संबंध कर्ता यानी राधा के साथ है। प्रथम वाक्य देख रहे हैं हम, तो जिसमें लिखती है। ठीक है, इस लिखने का जो संबंध है वो किसके साथ है, राधा के साथ। ठीक, देखिए इसमें बताया जाए क्रिया का संबंध करता है यानी राधा के साथ है। दूसरे वाक्य में हम देख रहे हैं कि पत्र राधा द्वारा लिखा जाता है। तो इसमें हम देख रहे दूसरे वाक्य में कर्म की प्रधानता है। ठीक है, पत्र की प्रधानता है इसमें पत्र की प्रधानता आपको बताई जा रही है। पत्र की प्रधानता होने के कारण यहाँ कर्म की प्रधानता होगी। ठीक है, जिसमें पत्र कर्म उद्देश्य यानी स्थान पर आया है, इसी की प्रधानता है। ठीक, और इसमें क्रिया पत्र राधा द्वारा लिखा नहीं जाता। तो ये हो गया कर्तृवाच्य पहला होगा। और दूसरा यहाँ पे कर्म की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य हो गया। तीसरे में तुमसे लिखा नहीं जाता। ठीक, और इसी की प्रधानता, तुमसे लिखा नहीं जाता वाक्य में देखिए, तुमसे लिखा नहीं जाता वाक्य में क्रिया का संबंध न तो कर्ता के साथ है और ना ही कर्म के साथ है। इसका संबंध भाव के साथ है कि ठीक है, तुमसे क्या किया जा रहा है, लिखा नहीं जा रहा है, लिखा नहीं जाता। इसलिए यहाँ भाववाचक संज्ञा होंगे। वाच्य में तीन प्रधानताएं होती हैं मुख्यतः। एक जिसमें कर्ता का हो,
ठीक, एक जिसमें कर्म हो और एक जिसमें भाव हो। हम देख रहे हैं एक उदाहरण है, माधव क्रिकेट खेलता है। ठीक, तो माधव क्रिकेट खेलता है तो क्रिया कैसी है, खेलता है, माधव के अनुसार है। ठीक है, तो माधव क्या है, करता है, तो क्रिया कर्ता के अनुसार है। माधव द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, क्रिया कैसी है, खेला जाता है। ठीक है, क्रिकेट खेला जाता है तो क्रिया कर्म के अनुसार है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया कर्म के अनुसार हो गई। माधव से क्रिकेट खेला जाता है और क्रिया किससे है, भाव के अनुसार है। ठीक, इसमें क्रिया आपको भाव के अनुसार नजर आ रही है। हम कर्तृवाच्य पढ़ते हैं। कर्तृवाच्य क्या है, कर्तृवाच्य का अध्ययन करेंगे। देखिए, कर्तृवाच्य जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, कर्ता का जो लिंग होगा, ठीक, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कर्तृवाच्य कहलाता है। ठीक, जब क्या है, क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष किसके अनुसार हो, कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो हम कर्तृवाच्य क्रिया कहला सकते हैं। सरल शब्दों में इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। क्रिया के जिस रूप में अर्थात प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में किसकी प्रधानता होगी, कर्ता की प्रधानता होगी। ठीक, क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होगी उसे हम कर्तृवाच्य कहेंगे। इसमें लिंग, वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होंगे। जो इसमें लिंग और वचन आपको नजर आएंगे वाक्य में किसके अनुसार होंगे, कर्ता के अनुसार होंगे। देखिए, रमेश केला खाता है, रमेश क्या है हमारा यहाँ कर्ता, तो लिंग वचन किसके अनुसार चल रहा है, रमेश के अनुसार चल रहा है, खाता लगा है। ठीक है, खाता है। दिनेश पुस्तक पढ़ता है, दिनेश हमारा कर्ता है यहाँ पर और कार्य कर रहा है, पढ़ने का कार्य कर रहा है पुस्तक, तो और ये कर्ता के कारण कर्तृवाच्य के अंतर्गत आता है। इन दोनों वाक्यों में कर्ता प्रधान है तथा उसी के लिए खाता है तथा पढ़ता है क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ क्या है, कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य देखिए, जब कर्मवाच्य की बात करें तो जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कर्मवाच्य कहलाता है। देखिए, हमने कर्तृवाच्य में देखा था, उसमें क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष जब कर्ता के अनुसार था तो वो कर्तृवाच्य था, लेकिन इसमें क्या हो गया है, लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हो जाएगा तो यहाँ पे कर्मवाच्य कहलाएगा। अथवा क्रिया के उस रूपांतरण को हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं, जिससे यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता की प्रमुखता न होकर कर्म की प्रमुखता है। हमें यह ज्ञात होता है इस वाक्य को देखने के बाद कि वाक्य में कर्ता प्रधान नहीं है, प्रधान कौन है, कर्म। अगर कर्म प्रधान होगा तो वहाँ कर्मवाच्य होगा। सरल शब्दों में देखने का प्रयास करें तो क्रिया के जिस रूप से कर्म प्रधान हो, जिस रूप में हम देखते हैं कि क्या होता है, कर्म क्या है, प्रधान हो, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। या जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्म के साथ होता है, क्रिया का लिंग, वचन कर्म के अनुसार हो, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, मीरा ने दूध पिया। ठीक, मीरा ने पत्र लिखा। मीरा ने दूध पिया मतलब कि यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, दूध को पिया, पत्र लिखा, पत्र को लिखा, तो कर्म की प्रधानता होने के कारण यहाँ कर्मवाच्य है। पहले वाक्य में मीरा कर्ता स्त्रीलिंग है, परंतु पिया क्रिया का एक वचन पुल्लिंग रूप है, तो दूध कर्म के अनुसार होगा, जो कि दूध जो है हमारा कर्म है उसके अनुसार। दूसरे वाक्य में भी देखते हैं हम, मीरा कर्ता स्त्रीलिंग है परंतु लिखा क्रिया एक वचन पुल्लिंग रूप है, जो कि पत्र कर्म के अनुसार आया है, अतः स्पष्ट है कि यहाँ कर्मवाच्य है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है। हम ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो कर्मवाच्य बनता है वो सीधे सकर्मक क्रिया का ही होता है, इसमें अकर्मक क्रियाएं नहीं आती। क्या पिया, दूध पिया, क्या लिखा, पत्र लिखा, तो इससे हम पता कर लेंगे कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाएं ही आ रही हैं, अकर्मक क्रिया नहीं आ रही है।
और कर्तृवाच्य में क्या होता है, इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं आती हैं। कर्तृवाच्य में आपको याद रखना है सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं आपको आती हुई दिखेंगी, दोनों क्रियाएं उसमें रहेंगी। जैसे कि कर्मवाच्य में हम देख रहे हैं, कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रिया ही हमें दिख रही है, लेकिन कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इम्पोर्टेंट है इसको पहचानने के लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग भाववाच्य देखेंगे। आपको उम्मीद कर रहे हैं कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य समझ में आ गया होगा। भाववाच्य, भाववाच्य में देखिए बच्चों, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तो वो भाववाच्य कहलाता है। अब इसमें हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि जो क्रिया का लिंग है, वचन है और पुरुष है, वो क्या है, कर्ता तथा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर, ये कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, ये क्या हो, एक वचन हो, पुल्लिंग हो तथा अन्य पुरुष हो, तो वो भाववाच्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो, ठीक, ना तो क्या हो, कर्ता की प्रधानता हो। अभी तो कर्ता की प्रधानता किस में होती है, कृतवाच्य में होती है। ना ही कर्म की प्रधानता हो, बल्कि क्रिया के भाव की प्रधानता हो, वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया, इसमें क्या है, मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है और साथ ही प्रायः निषेधार्थक वाक्य भी भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। निषेधात्मक, निषेध मतलब क्या होता है, किसी कार्य को हम जैसे कर रहे हों और उसको मना कर दें, इनकार कर दें, तो वो निषेधात्मक के अंतर्गत आता है। ठीक बच्चों, जैसे कि कोई भी कार्य हो हम कर रहे हैं और उसमें क्या है, नकारात्मक चीज़ें आ जाए तो निषेधार्थक वाक्य में आते हैं, वो प्रयोग होते हैं। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग अन्य पुरुष के एक वचन में होती है। इसमें आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें, क्रिया कैसी होगी, सदैव पुल्लिंग होगी, अन्य पुरुष के एक वचन की होगी, ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें निषेधात्मक। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसमें क्रिया सदैव क्या होगी, अकर्मक होगी। क्रिया अकर्मक और सकर्मक किस में होती है, कर्तृवाच्य में। क्रिया सकर्मक किस में होती है, कर्मवाच्य में, ठीक। और क्रिया अकर्मक किस में होती है, आपको याद रखना होगा, भाववाच्य में। आप अकर्मक सकर्मक की पहचान अच्छी तरह कर सकते हैं, क्रिया के साथ क्या का प्रश्न कर कर आप पहचान सकते हैं। मोहन से टहला नहीं जाता, ठीक, देखिए इसमें भाववाच्य है, मुझसे उठा नहीं जाता। धूप में चला नहीं जाता। उपयुक्त वाक्यों में कर्ता या कर्म प्रधान न होकर मुख्य भाव हैं, अतः इनकी क्रियाएं भाववाच्य के उदाहरण हैं। ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं। विशेष भाववाच्य का प्रयोग विश्वतः असमर्थ व्यक्त करने के लिए होता है। हम देख रहे हैं इसमें ध्यान रखने वक्त बातों में जो बताया गया है, विवशता, विवशता को दर्शाता है या असमर्थता को दर्शाता है कि व्यक्ति कोई असमर्थ हो किसी कार्य को दिखाने में। तो भाववाच्य का प्रयोग